नमस्कार, मैं हूं शिशिर। बजट की बारीकियों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। 3 दिन हो गए बजट पेश किए हुए, बहुत सारी चर्चाएं हुई कि आपने ये किया, आपने ऐसे किया, आपने अच्छा किया। ऐसी कौन सी चीज थी जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए, और वो भी तब क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट की स्थिति काफी नाजुक है। देखिए, बजट में उतना खर्च कर सकते हैं जितनी कमाई हो। जी। अगर आप ऋण लेते रहेंगे और देश केवल उधार और ऋण के आधार पर चलाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को आप कर्जे में छोड़ जाएंगे और अधिक ऋण लेने का वित्तीय अनुशासन के ऊपर बहुत अप्रत्यक्ष असर पड़ता है। ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती हैं, सरकार को ऋण जो है वो महंगा मिलता है। ये सारे उसके परिणाम होते हैं। आपकी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग खराब हो जाती है। इसलिए डिसिप्लिन को रखते हुए आवश्यक खर्चे करना, मेरा अपना अनुभव है कि प्राथमिकता के आधार पर 2 ऐसे खर्चे हैं। अगर मेरे पास और साधन हो तो मैं प्राथमिकता जिस पे लगाता, पहला राष्ट्रीय सुरक्षा पे। मुझे 2 बार छोटे छोटे अवधिकाल के लिए डिफेंस मिनिस्टर रहने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक है और हमारा देश भौगोलिक दृष्टि से जहां खड़ा है वहां हमारी तैयारी अच्छी है और अच्छी हो सकती है। और इसलिए तीनों जो विंग्स हैं सेना के, उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं। हर साल हम पूरी करते हैं। बहुत बड़ा खर्चा जो हम फौज के लिए देते हैं, डिफेंस के लिए देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, वेतन में, पेंशन में, इसमें चला जाता है। जो कैपिटल परचेसेस होते हैं उसके लिए एक कुछ अमाउंट रखा जाता है जो वो खरीदते हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में हम पिछले कई सालों से गरीबी को दूर करने के लिए धीरे धीरे साधन ढालते जाते हैं, जितने साधन क्षमता के अनुसार होते हैं। पिछली सरकार ने कानून बनाया, राइट टू फूड दिया। वो बढ़ते बढ़ते आज 1.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गया है। अच्छी योजना है ताकि आम आदमी को, गरीब आदमी को सस्ते दर पे खाने का भोजन मिल जाए। मनरेगा बढ़ाते बढ़ाते मैं 55,000 करोड़ पे ले गया हूं। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण शौचालय, ग्रामीण घर, गांव में बिजली, घरों में बिजली, ये सब इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। इसकी गति और तेज हो जाए, ये दूसरा क्षेत्र है। अगर हिंदुस्तान की जीडीपी अगले 2 दशकों तक हमें इस 7.5, 8, 9% इस रेंज में ले जानी है, जिससे कि हम विकसित देश बन पाए, तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे आपको खर्चा करना चाहिए? जी। रूरल इंडिया में से ग्रोथ हो सकती है। जी। ईस्टर्न इंडिया में ग्रोथ हो सकती है। जी। जहां अर्बन स्लम्स हैं वहां पॉवर्टी समाप्त करना, वो एक प्रयास हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अन्य अधिक साधन हो तो इन क्षेत्रों में वो साधन खर्चे जा सकते हैं। आपने बजट में खास फोकस पे रखा किसानों को, और जो आपने बात कही कि 1.5 गुना तक जो है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर देंगे, क्या ये हम समझे कि खरीफ की फसल की बुआई के पहले इसका ऐलान हो जाएगा ताकि किसान ये भरोसा कर सकें कि उनकी फसल का वाजिब कीमत? मैं मानता हूं ऐसा होना चाहिए और होगा, इसलिए कि हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं और इसको बैलेंस करते हैं कि कीमत कितनी है, थोड़ा सा बढ़ा दें, मुद्रास्फीति पे ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन अगर देश में ये जो गरीबी है, इनइक्वालिटी है, गैर बराबरी है, इसको दूर करना है तो मुझे लगता है वो किसान के साथ शुरू करनी पड़ेगी। जी। ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू करनी पड़ेगी और इसलिए उसकी आय बढ़े, और ये उसमें एक बड़ा कदम है। केवल छोटे छोटे कदमों से
बहुत बड़ा प्रयास सामने नजर नहीं आएगा। एक बड़े कदम की आवश्यकता थी और ये बड़ा कदम इस बार हमने उठाने का साहस किया है। तो चलिए, खरीफ के पहले हम उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए। सर, आपने बजट में एक और जिक्र किया कि बाजार कीमत और लागत कीमत के बीच अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से मध्य प्रदेश और हरियाणा में भावांतर योजना है उसको हम देश भर में करेंगे। ये कहा जा रहा है कि इस योजना का ज्यादा फायदा बिचौलिए उठा लेते हैं, किसान को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा है कि जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जहां पर ये प्रोक्योरमेंट होगा, वो गवर्नमेंट्स, केंद्र सरकार और नीति आयोग, तीनों के बीच में स्टेट स्पेसिफिक स्कीम हर राज्य की इसमें बनेगी जी। और मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें तो राज्यों का भी बहुत बड़ा हित होगा और राज्यों का स्वयं का स्वार्थ भी होगा। तो इसलिए एक इफेक्टिव स्कीम बन पाए, वो भी ये प्रयास करेंगे। तो कब तक हम इसे देश भर में लागू होता हुआ देख पाएंगे? मुझे लगता है इसको बिल्कुल शीघ्र तुरंत कर देना चाहिए और ये बहुत ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें महीनों महीने लगने चाहिए, क्योंकि ये अब बहुत प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सर, किसानों को तो आपने चलिए खुश किया, मध्यम वर्ग आपसे नाराज दिख रहा है, कैसे निराशा उसकी सही है? आपकी बिरादरी के कुछ लोग ये प्रचार कर रहे हैं और मैं गलत प्रचार मानता हूं। जब बजट में कोई विषय नहीं था तो एक वर्ग आपके प्रोफेशन में ऐसा है, और मैं ये जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिसको लगा चलिए ये शुरू कर दीजिए। मेरे 5 बजट उठा लीजिए, हर बजट में मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ रिलीफ मैं देता हूं। इस बार सीधा मैंने 3 रिलीफ दिए। वेतन भोगियों को 8,000 करोड़ का दिया, पेंशनर्स और रिटायर्ड लोगों को 4,000 करोड़ का दिया, 12,000 करोड़। यानी कि पूरी नेशनल जो हेल्थ स्कीम है जिसकी वाहवाही हो रही है, वो लोग मानते हैं कि 8-10 हजार करोड़ में बन जाएगी, और 12,000 जिस वर्ग को दिया वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन वेतनभोगी परेशान है ये कहते हुए कि उसका सेस 1% बढ़ गया है। देखिए, ऐसा है कि मुझे एक बात बताइए कि अगर इस देश में गरीबी दूर करनी है तो उसमें वेतनभोगी भी तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा ना। अगर गरीब को हेल्थ की सेवा देनी है तो क्या कहना कि मैं उसमें कोई योगदान नहीं करूंगा। आप और मैं और हमारे साथ इस कक्ष में जो लोग बैठे हैं, जो नेशनल हाईवेज बने हैं, हम इसका प्रयोग नहीं करते। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या 27 नए हॉस्पिटल्स बनेंगे तो इस देश में आम नागरिक उसका प्रयोग नहीं करेगा। वो तो आम नागरिक के लिए बन रहे हैं ना। इस देश की सेना जिसकी रक्षा करती है उसमें आप और मैं नहीं गिने जाते। तो इसलिए उस सब में योगदान देना ये हमारा किसी पे एहसान नहीं होता, हमारी जिम्मेवारी का एक हिस्सा रहता है। और इसलिए केवल मैं इंटाइटलमेंट्स सोचूं और अपनी ड्यूटी ना सोचूं, देश ऐसे नहीं चलता। मुझे लगता है कि इस सारे मैं आपको अगर गिनाना शुरू करूं, पहले बजट में जब मैं वित्त मंत्री बना तो 2 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट थी जी। मैंने पहले ही बजट में उसको 2.5 लाख कर दिया। एटीसी की 1 लाख की थी, मैंने 1.5 लाख कर दिया। हाउसिंग लोन की 1.5 लाख थी, मैंने 2 लाख कर दिया। तो पहली बार ही मैंने 3 एकदम रिलीफ दे दिए। अगले वर्ष आया कुछ देर बाद, जो छोटा टैक्स पेयर था 2.5 से 3 लाख तक उसे कहा अन्य एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए वर्चुअली 3 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसका 800 रुपए महीना डिडक्टेबल था, मैंने डबल कर दिया। इस बार मैंने कहा ये ट्रांसपोर्ट और फर्जी मेडिकल बिल बनाना, केमिस्ट पे जाना, सब समाप्त करो। 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हर एक पे, रिटायर्ड लोगों पे भी। अब पेंशनर का तो कोई खर्चा नहीं होता। उसके बाद पिछले वर्ष मैंने 10% की जो लिमिट टैक्स की ब्रैकेट थी सबसे छोटे टैक्स पेयर की, उसको 5% कर दिया। 5% का असर यह है कि लोएस्ट टैक्स स्लैब है दुनिया में कहीं भी। 5% हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ट्रेडर्स के लिए मैंने कहा कि 2 करोड़ तक की आमदनी है, टर्नओवर है, तो 6% आपकी प्रिजम्पटिव इनकम होगी। प्रोफेशनल्स के लिए कहा कि 50 लाख तक की अगर इनकम है तो 50% आपका खर्चा माना जाएगा, 50% पे टैक्स दे दो।
हर बजट में कोई ना कोई इस वर्ग के लिए मैं योजना लाता रहा हूं। और आज ये स्थिति है कि पहले मैं सोचता था कि 5 लाख तक, आज जिसकी 7 साढ़े 7 लाख तक की इनकम है, वो बहुत नॉमिनल टैक्स देकर, टैक्स नेट में तो रहेगा ताकि नेट छोटा ना हो, लेकिन अफोर्डेबल नॉमिनल टैक्स देकर वो एक स्वाभिमान का जीवन जी सकता है। और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि इस वर्ग को मजबूत करना, एक नियो मिडिल क्लास को मजबूत करना एक टैक्सेशन पॉलिसी का हिस्सा है, उसकी जेब में साधन आए। मैंने अगर कॉर्पोरेट टैक्स का वायदा किया था तो वो भी मैंने 0 से लेकर 250 करोड़ तक की जिसकी टर्नओवर है, यानी सारे एसएमई सेक्टर जो है उसकी कंपनी है, उस सब का 5% कम कर दिया। तो इसलिए जीएसटी में भी छोटे ट्रेडर को, छोटे मैन्युफैक्चरर को 1.5 करोड़ की टर्नओवर को तक वाले को 1% टैक्स दो, जो कंपोजिशन स्कीम पे 1%, यानी आपको 5% इनकम टैक्स और 1% जीएसटी, ये रेट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में मिलेगा सर। और ताकि ये जो न्यू मिडिल क्लास बन रहा है ये और मजबूत होता जाए, ये उसका एक प्रयास रहा है। सर, आपने जितने आंकड़े दिए, एक और आंकड़े हैं जो कि आपने बजट में जिसका जिक्र किया कि लगभग 1.89 करोड़ जो सैलरीड क्लास है उसकी औसत जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 76,000 के रुपए के करीब बनती है, और वहीं पे जो बिजनेस और प्रोफेशनल्स हैं जो 1.88 है उनकी एवरेज लायबिलिटी बनती है 25,753 रुपए। एक सवाल ये उठ रहा है कि जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, क्या आपने उनको पुरस्कार दिया है? उन्हीं को तो दिया, क्योंकि उनका कहना है कि सेस से लगा करके आपने जो आया वो ले लिया मुझसे। देखिए, सेस जो है वो सोशल पर्पस के लिए है जी, और सेस ये है कि ये जो 11,000 करोड़ रुपए आएगा जी, ये इस देश के 40% गरीब परिवारों के लिए, हेल्थ केयर के लिए है जी। और अगर मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 10,000 रुपए टैक्स देता है तो 1% कितना रहा उसके ऊपर सेस? 1,000 रुपए, 100 रुपए। 100 रुपए। जी। तो 10,000 देने वाले का 100 रुपए बढ़ जाए और उस 100 रुपए में इस देश की 40% गरीब जनता को एक हेल्थ केयर मिल जाए इस देश में हॉस्पिटलाइजेशन के अगेंस्ट, ये तो अपने आप में अच्छी चीज है। पर आप अगर एक चीज देखिए, आपने कहा कि जो सैलरी टैक्स पेयर है, ये तर्क तो मेरे बजट के भाषण में मैंने दिया। हाँ, कि जो सैलरीड क्लास है वो इस देश का ईमानदार टैक्स पेयर है, उस बेचारे के पास डिडक्शन का कोई स्कोप नहीं होता, एग्जेम्पशन का कोई स्कोप नहीं होता। जो बिजनेस और प्रोफेशनल टैक्स पेयर्स हैं वो अपने सारे खर्चे उसमें डिडक्ट कर लेते हैं और इसलिए ये अंतर आता है। ये तर्क मैंने ही दिया और इसलिए उस सारी सैलरीड क्लास को मैं 40,000 रुपए की डिडक्शन दे रहा हूं। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और मेडिकल अलाउंसेस के डिडक्शन तो आप एक समझिए, मेडिकल अलाउंसेस जो थे ना इस देश के, वो डिडक्शन जो मिलता था वो आपको वो मैक्सिमम मिलता था 15,000 का जी, और 15,000 अगर आपने खर्चा किया और अनुभव से ये पाया गया कि यहां तो लोग क्लेम ने, हर एक की तो बीमारी होती नहीं थी और जिनको नहीं होती थी फिर उसकी टेम्पटेशन होती थी कि केमिस्ट की दुकान पर जाओ, फर्जी बिल बनवाओ, किसी केमिस्ट से ले लीजिए। क्या इस तरीके से देश चलना है? मैंने इसलिए उस सबको समाप्त कर दिया कि कोई मैल प्रैक्टिसेस ना हो और एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर सारी सैलरीड क्लास को 40,000 रुपए, और ये तो शुरू किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रिंसिपल मैंने इतने सालों के बाद उसको स्वीकार किया और चाहे कोई ग्रुप डी का है, ग्रुप ए का है, कोई रिटायर्ड है। अब आप रिटायर्ड लोग देख लीजिए, पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो मुझे ये कहा करते थे कि भाई ब्याज कम हो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन हमारी आमदनी तो ब्याज दर पे चलती है। तो मैंने उनके लिए 8% और 8.3% वाली स्कीम्स दी, एलआईसी से दिलवाई, बैंक स्मॉल सेविंग स्कीम्स दी, उनके ब्याज को हमने नहीं छेड़ा। फिर कहा कि 50,000 रुपए तक का ब्याज जो आपको मिलता है वो टैक्स से मुक्त रहेगा। फिर कहा कि 50,000 रुपया जो आप अपने इलाज पे खर्चोगे, सीनियर सिटीजन को चाहिए, वो आपको टैक्स से मुक्त रहेगा। हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो 1 लाख रुपए तक का वो मुक्त रहेगा। तो आपने तरह तरह से इस वर्ग को मजबूत करने के लिए हम इसको
सहायता करते रहे। सर एक और मैंने हर बजट में मैं आज दावे से कह सकता हूं कि अगर मैंने इस साल भी 12,000 करोड़ का रिलीफ इस क्लास को दिया है, कांग्रेस पार्टी के जमाने में एक बजट बतला दे जिसमें एक बार भी 12,000 का रिलीफ दिया गया हो। सर महिलाएं कह रही हैं कि आपने उनके लिए ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन तो 8% कर दिया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% होगा, यानी कि इफेक्टिव उनका 20% बनता है, जबकि मेल के लिए, पुरुष के लिए वो 24% पड़ता है। तो भविष्य की उनकी आमदनी तो आपने कम कर दी, वर्तमान में तो उनकी आमदनी का देखिए, अब इस पे चॉइस है, यहाँ आप अभी ज्यादा ले लीजिए या भविष्य में ज्यादा ले लीजिए, लेकिन अगर आप ओवरऑल बजट में देखिए, मैं पिछले अगर 4 साल आपको बतलाऊं, मुद्रा योजना में मैक्सिमम लोन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए महिलाओं को मिले हैं जी। वो भी एससी एसटी और माइनॉरिटी की महिलाओं को मिले हैं। एससी एसटी की महिलाओं को बहुत ज्यादा मिले हैं और महिलाओं को मिले हैं। ये जो हमारी स्वच्छ भारत की योजना है, 3.5 साल में आप 36% टॉयलेट से 76% पहुंच जाओ। इसका सबसे ज्यादा किस वर्ग को लाभ है? महिलाओं को लाभ है। तो एक प्रकार से जो गवर्नमेंट की जनरल स्कीम्स भी हम बना रहे हैं, उसमें भी महिलाओं का हित कहीं ना कहीं कुछ स्कीम्स में विशेष रूप से प्रोटेक्ट होता है। अपैरल इंडस्ट्री को मैंने 6,500 करोड़ का पैकेज दिया पिछली बार, इस साल 7,500 करोड़ का दिया, और अपैरल में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट महिलाओं का है। कपड़े जो टेक्सटाइल फैब्रिक्स बनाते, ये ड्रेसेस बनाते हैं। सर एक मुद्दा फाइनेंस बिल के क्लॉज 23 को लेकर के है, जहां पर रिटर्न फाइलिंग में ये बात कही गई, जो आपने इंसर्ट किया है कि आपके जो भी सेक्शन 80C में जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट आपके नहीं मिलेंगे अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। क्या ये सही और इसके पीछे तर्क क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं तो टैक्सेशन में डिसिप्लिन आएगा जी। टैक्सेशन में डिसिप्लिन हमने शुरू किया सबसे बड़ा अधिकारियों के साथ। हमने अधिकारी के साथ एसएससी का इंटरैक्शन समाप्त कर दिया। आप ईमेल के माध्यम से अपनी रिटर्न फाइल कीजिए नेट पे, आपको सवाल पूछना होगा, नेट पे पूछा जाएगा, आपका रिटर्न नेट पे आएगा, रिफंड आपके घर पे आएगा, ताकि ये जो मिलने जुलने के बाद हियरिंग और पेशी होती थी और जिसमें भ्रष्टाचार चलता था, समाप्त किया। कम से कम एसएससी बिहेवियर में भी तो एक डिसिप्लिन आना चाहिए। मैं जब भी चाहूं लेट फाइल करता रहूं, मुझे जो भी फायदा है चाहे मिलता रहे। मतलब मुझे खेद है, देश टैक्स पे चलता है। आपको 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आपका घर कैसे चलेगा? और टैक्स देने वाला अगर 3 महीने लेट देगा टैक्स, तो आपको 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, वही पैसा आपको वेतन के अंदर जाता है। अब मैं देख रहा हूं कि आज फरवरी का महीना आ गया, जुलाई और अगस्त की जीएसटी की रिटर्न अभी तक आ रही है। तो इसलिए एसएससी बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं तो जिम्मेवारी आनी पड़ेगी। और केवल कहना कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाऊंगा क्योंकि मुझे लेट फाइल करने का अधिकार है, देश ऐसे इनडिसिप्लिन से नहीं चल सकता। सर एक मुद्दा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है। शेयर बाजार ने शुक्रवार को बहुत निराशा दिखाई, लगभग 850 पॉइंट टूटा। बाजार को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है? देखिए, बाजार की ताकत अर्थव्यवस्था की ताकत के ऊपर निर्भर होती है, और अगर 4 सालों से हम दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो बाजार को भी ये समझ में आता है, बाजार में निवेश करने वालों को भी समझ में आता है। आप मुझे ये बताइए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या, आपके श्रोता समझ लें कि लोग जो शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, जो खरीद के बाद 1 वर्ष के अंदर बेच दे तो उसके ऊपर 15% टैक्स लगता है प्रॉफिट पे। जो 1 वर्ष से ज्यादा रखेगा उसको हमने टैक्स से मुक्त किया हुआ था, और इस टैक्स से मुक्त वालों की जो आमदनी थी पिछले वर्ष थी 3,67,000 करोड़, 3,67,000 करोड़। अब इसमें कुछ छोटे निवेशक हो सकते हैं, तो जो ₹1,00,000 कमा लिया साल भर में स्टॉक एक्सचेंज से, उनको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया कि ₹1,00,000 तक कमाओगे तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटे को टैक्स आप इंसेंटिव दो। लेकिन जो समाज में सबसे वेल्दिएस्ट हैं, अमीर हैं, चाहे फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड्स हैं, डोमेस्टिक
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या पैसे वाले लोग हैं, ये एक टैक्स एग्जेम्पशन था जो कि सबसे अमीर लोगों के लिए टैक्स एग्जेम्पशन था। एक समय था कि हमें देश में से नंबर 2 का पैसा घूमकर मॉरिशस के माध्यम से आता था, उसकी भी जरूरत थी। आज ऐसा पैसा नहीं चाहिए हमें सर, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। दूसरे जो इसलिए कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे इसलिए हमने कंसेशनल रेट रखा 10% का। सर, जो दूसरे लॉन्ग असेट होते हैं, जमीन जायदाद की बात करूं, वहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, लेकिन वहां शायद टैक्स भी ज्यादा है, वहां पर 20% चला जाता है। तो यहाँ पे नहीं देंगे इंडेक्सेशन का बेनिफिट? देखिए, इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो टैक्सेशन ज्यादा अभी तो शुरू हुआ है, इसके अनुभव को देखने दीजिए कैसा चलता है। तो बाद में आप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अभी तो फिलहाल तो ये 10% का निर्णय है सरकार का, हम इसके साथ खड़े हैं। ओके, इस अनुभव को हम स्टडी कर लें, कोई डिसीजन का अनुभव क्या आया ये एक बार देख लें, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय लेने हैं। स्वास्थ्य की जो योजना शुरू की गई है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इसका प्रीमियम कौन देगा? जो सरकार देगी, यानी कि जो आदमी इसके दायरे में आता है उसको कोई पैसा नहीं चुकाना है। ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम होगी, शायद इंश्योरेंस की स्कीम होगी। अब उसकी डिटेल्स क्या होंगी वो नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय इसको वर्कआउट करेगा, राज्य सरकारों को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लेगा, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए डिटरमिन्ड है कि हम हेल्थ केयर को, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन की जो सुविधा है वो आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो लोग हैं वो इसके दायरे में आएंगे क्या? इसमें वो भी लोग आएंगे जो वल्नरेबल हैं या जो गरीबी रेखा से बिल्कुल ऊपर हैं, उनको भी इसका फायदा मिल सकता है? आपके 25 करोड़ परिवार अप्रोक्सीमेटली देश में हैं जी, उसमें जो बॉटम 10 करोड़ हैं वो इस आधार पर आ जाएंगे, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या वो गरीबी रेखा से ऊपर हो। 10 करोड़ के करीब, मतलब उसमें से 10 करोड़ हुआ तो 40% है। अब गरीबी रेखा से नीचे अगर 23-24% है तो कुछ उसके ऊपर वाले भी होंगे, लेकिन जो बॉटम ऑफ द लैडर पे हैं जी, वो लोग आएंगे इसमें। सर, 2 सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं राजनीतिक मुद्दों पर पूछना चाहता हूं। सबसे पहला यह है कि राजस्थान के जो नतीजे रहे और वो बजट के दिन ही आए, कोई चिंता है? निश्चित रूप से चिंता है और हमारे लिए खराब निर्णय था वो। अब राजस्थान की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, पीछे कुछ आंदोलन चल रहे थे, मेरी वहां के मुख्यमंत्री जी से भी कल बात हुई, वो पूरे कारण स्टेट यूनिट इसके पता लगा के केंद्र को अपने सुझाव भेजेगा और जो भी स्वाभाविक के परिवर्तन करने पड़ेंगे हम लोग करेंगे, नीति में, फंक्शनल स्टाइल में, जो भी गलती अगर किसी से हुई है तो। नेतृत्व भी बदलेंगे वहां पे? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। सर, दूसरा मुद्दा यह है कि इस बजट को लेकर के कहा जा रहा है कि ये बजट पूरा का पूरा 2019 को ध्यान में रख करके, चूंकि गुजरात चुनाव के नतीजों में एक वर्ग जो आपसे कहीं नाराज दिख रहा था वो था किसान था। आपने उस पे तो लोकतंत्र में अच्छी बात है कि अगर जनता आपको कोई संदेश देती है तो उस संदेश को ग्रैस्प करना और उसके अनुकूल अपने आप को बदलना, ये तो अहंकार होगा लोकतंत्र के अंदर कहना कि हमें मैसेज मिल गया, हम परवाह नहीं करते। अगर देश में ये संकेत आता है कि किसान का एक वर्ग या कोई फसल पैदा करने वाला एक वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति से चिंतित है तो उसकी समस्या क्या है उसका अध्ययन करना और उसका हल ढूंढना, ये तो लोकतंत्र की अकाउंटेबिलिटी होती है। ये कमजोरी कहाँ है? ये तो बहुत बड़ी अच्छी किसी भी सरकार का गुण हो सकता है। इस पूरे बजट को बार बार कहा गया कि ये शायद लोक लुभावन नहीं है, आपके लिए क्या बजट है? देखिए, इसकी जनता में बहुत बड़ी स्वीकृति है और मैं मानता हूं कि इस देश के किसानों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, जो कि पूरे अर्थव्यवस्था में वल्नरेबल सेक्शंस थे, उनको आकर्षित करने वाला बजट है। यानी कि लोकप्रिय है, लोक लुभावन नहीं है। देखिए, ये पॉपुलिस्ट नहीं है लेकिन लोकप्रिय, पॉपुलर है। ओके सर, एक आखिरी सवाल अगर मैं पूछूं कि अगले टर्म में आपकी सरकार अगर आती है, मैं अगर शब्द पे जोर दे रहा हूं, उस बजट में सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस के लिए आपकी कमेटी की रिपोर्ट भी आपके सामने होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो चेंजेस होने हैं वो काफी हद तक हो चुके हैं। देखिए, टैक्सेशन रिफॉर्म एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब हम टैक्सेशन रैशनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और वो स्वाभाविक रूप से चलते रहेंगे। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी इस देश में अच्छी गति पे चल रहा है।
लेकिन जो क्षेत्र रूरल इंडिया और सोशल सेक्टर्स, इस पे कंसंट्रेट करना आज इस देश की सोशल और आर्थिक आवश्यकता है। और इसी में अगर मैं छोटा सा जोड़ना चाहूं कि क्या जीएसटी को लेकर के जो उसकी स्थिरता थी वो आपको लग रहा है कि आ रही है, और अगर हम एक कारोबारी साल की बात करें तो स्थिति बेहतर हो जाएगी? जीएसटी स्टेबलाइज कर रहा है और जीएसटी का रैशनलाइजेशन, उसकी जो काउंसिल है वो स्वयं ही अच्छे तरह से काम कर रही है और उसका अच्छा रैशनलाइजेशन हो रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।